इस कैदी का सिर कलम होने वाला है। जेल के गार्ड माइक का कॉलर काट देते हैं और उसे गिलोटिन की तरफ ले जाते हैं। सबकी हैरानी की बात यह है कि इस पल भी माइक के चेहरे पर कोई भाव नहीं होता। उसका यह अजीब व्यवहार देखकर जॉन को अचानक कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है। उसे माइक के घर से मिले इंसानी चमड़ी के अलग अलग मुखौटे याद आते हैं और वो बेचैन हो जाता है। वो तुरंत आगे बढ़कर फांसी रुकवाने की कोशिश करता है। चलिए एक दिन पहले अदालत में चलते हैं। मैरी लगातार अपनी उंगली से अपने गाल थपथपा रही होती है, लेकिन असल में वो माइक को मोर्स कोड में संदेश भेज रही होती है। जो आदमी सबको खाली नजरों से देखता हुआ दिखाई दे रहा है, वो वास्तव में आंखें झपकाकर मैरी को जवाब दे रहा होता है। मैरी एक पेन निकालती है और माइक का संदेश लिखने लगती है। जब दोनों की बातचीत खत्म हो जाती है, तब जज माइक को मौत की सजा सुना देता है। भीड़ खुशी से झूम उठती है, लेकिन उसी पल मैरी के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ जाती है। वहीं माइक बिल्कुल शांत रहता है, क्योंकि वो और मैरी पहले ही एक बड़ा भागने का प्लान बना चुके होते हैं। इसके बाद मैरी माइक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 3rd स्ट्रीट पर पहुंचती है। तीसरी ईंट को ढूंढकर वो उसे दबाती है और दीवार तुरंत एक पत्थर के दरवाजे में बदलकर खुल जाती है। अंदर माइक की स्पोर्ट्स कार छिपी हुई होती है। मैरी उस कार को 37 किलोमीटर दूर तय जगह तक चलाकर ले जाती है। वहाँ पहाड़ में एक गुप्त रास्ता खुल जाता है। मैरी कार अंदर ले जाती है और माइक का गुप्त ठिकाना सामने आ जाता है। माइक द्वारा दिया गया कोड डालने के बाद उसे एक तिजोरी मिलती है, जो पैसों और कई रहस्यमयी तरल पदार्थों से भरी होती है। वो लाल और पीले रंग की दवाइयाँ उठा लेती है और प्लान के अगले हिस्से पर काम शुरू करती है। इसके बाद मैरी एक खूबसूरत ड्रेस पहनकर सिटी हॉल पहुंचती है। वो न्याय मंत्री से मिलने जाती है, जो काफी समय से उससे प्यार करता है। मंत्री एक पालतू कुत्ते की तरह मैरी के आकर्षण में आसानी से बह जाता है। मैरी उसके कान में कुछ फुसफुसाती है और वो उसकी हर मांग मानने के लिए तैयार हो जाता है। मैरी मेज पर रखा अखबार उठाती है। माइक की फांसी की खबर वाली हेडलाइन पढ़ते हुए वो कहती है कि वो देखना चाहती है कि आखिर वो शैतान दिखता कैसा है। मंत्री पहले तो हैरान होकर मना कर देता है, लेकिन आखिरकार वो मान जाता है और जोर देकर कहता है कि वो उसके साथ चलेगा। उस रात दोनों जेल पहुंचते हैं। जॉन पूछताछ का बहाना बनाकर वार्डन को मना लेता है कि उन्हें माइक से मिलने दिया जाए। तीनों पूछताछ वाले कमरे में प्रवेश करते हैं। 30 मिनट बाद जॉन ठंडे चेहरे के साथ बाहर निकलता है और कहता है कि माइक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उससे कुछ भी उगलवाया नहीं जा सका। वार्डन आह भरते हुए कहता है कि जेल में आने के बाद से माइक हमेशा ऐसा ही रहा है। वो हमेशा गंभीर चेहरा बनाए रखता है और एक शब्द भी नहीं बोलता। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, मैरी मंत्री को एक दवा का इंजेक्शन लगा देती है। दवा का असर होते ही वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद मैरी एक हेयरपिन की मदद से धीरे धीरे माइक की हथकड़ियां खोल देती है। मंत्री के बेहोश होने के दौरान मैरी अपना तैयार किया हुआ मास्क निकालती है और मंत्री का चेहरा माइक के चेहरे से बदल देती है। फिर वो माइक को पूछताछ वाले कमरे से बाहर ले जाती है। माइक इस मौके का फायदा उठाकर मंत्री के ऑफिस में घुस जाता है और गबन किए गए पैसों की तलाश करने लगता है। जैसे ही वो वहाँ से निकलने वाला होता है, मंत्री की सचिव को इंस्पेक्टर का एक जरूरी फोन आता है। इंस्पेक्टर उसे बताता है कि मंत्री की जगह माइक ने ले ली है और उसे रोक कर रखने को कहता है, लेकिन सचिव उस कॉल को धोखाधड़ी समझकर गुस्से में फोन काट देती है। उनकी बातचीत सुनकर माइक तुरंत भाग निकलता है। रास्ते में उसे गिरफ्तार करने आ रहा पुलिसकर्मी भी मिलता है, लेकिन वो उसके पास से निकल जाता है। वो तेजी से इमारत के बाहर पहुंचता है, मैरी की कार में बैठता है और सफलतापूर्वक वहां से फरार हो जाता है।